स्टूडेंट्स, हम एनवायरमेंटल फैक्टर का अध्ययन कर रहे थे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देखें तो इनको दो भागों में हमने बांटा था, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स। अजैविक कारक में से हमने फिजिकल फैक्टर्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में हम सबसे पहले देखते हैं वाटर, जल के बारे में अगर हम बात करें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम जीवों में देखें तो जीवों में 65 से लेकर 98% भाग जल का पाया जाता है। जल ठोस, द्रव, गैस तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। जल के अंदर अनेक ऐसे विलक्षणीय गुण पाए जाते हैं जो कि जीवन के लिए उसे एक आवश्यक रसायन बनाता है। ऐसे गुण अन्य किसी एक पदार्थ में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि जल का उपयोग हम एक माध्यम के रूप में ही नहीं, वरन उत्सर्जन माध्यम व वितरण माध्यम, लिविंग मीडियम के लिए भी किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल के अगर हम गुणों की बात करें तो इसमें से बहुत सारे गुण हम देखेंगे, अभी एक एक इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है वाटर एज सोलवेंट, एक विलायक के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं, जल एक ध्रुवीय विलायक है। अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को यह घोलने की क्षमता रखता है और यही कारण है कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम जल में घुलित पोषक पदार्थों को अपने साथ मृदा से अवशोषित करते हैं। दूसरा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण ऊष्मा। जल एक ऐसा तरल है जिसको वाष्पीकृत करने के लिए अन्य द्रवों की तुलना में हमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम देखें, उबलता हुआ जल जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस उबलते हुए जल के 1 ग्राम को मानक दाब पर वाष्पीकृत करने हेतु 540 कैलोरी। इसी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए 596 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस वाष्पीकरण ऊष्मा की वजह से जीव अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जल को वाष्पीकृत करने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी और इस प्रकार से जीव अपने अंदर उपस्थित जल को वाष्पीकृत करेंगे तो बहुत अधिक गर्मी को ये कम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हीट टेम्परेचर डेंसिटी रिलेशनशिप, तापमान से घनत्व संबंध। तापमान से घनत्व संबंध की हम बात करें कि जल भी एक द्रव है और अन्य द्रव्यों की तरह जल का घनत्व भी, जैसे जैसे हम जल को ठंडा करते हैं जल के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। पानी की अगर हम बात करें, जल की हम बात करें तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें प्राप्त होता है और इस वक्त जल किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। लेकिन इससे अधिक और ठंडा अगर हम जल को करें तो इसका घनत्व कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ठोस जल का मतलब है बर्फ़ का घनत्व है हमारे तरल जो जल है उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में क्या होता है? कम होता है और यही कारण है कि बर्फ़ हल्की होती है और ये आसानी से ऊपर सतह पे तैरती है। इसका फ़ायदा हमारे जो जलीय जीव हैं उनको बहुत अधिक होता है। अत्यधिक ठंड के समय तालाब और झीलों का जब तापमान बहुत कम होता है उस वक्त तालाब और झीलों की ऊपरी सतह पर बर्फ़ जम जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बर्फ़ या जल का जो ठोस रूप बर्फ़ है इसका घनत्व काफ़ी कम होता है। जैसे ही तापमान कम होगा तो जल बर्फ़ में बदलना प्रारंभ होगा और ये बर्फ़ ऊपर तैरना प्रारंभ करेगी और पूरे तालाब या झील के ऊपर एक बर्फ़ की सतह बन जाती है और नीचे जो जल है वो तरल अवस्था में पाया जाता है जिसके अंदर सभी जीव आसानी से रह सकते हैं। जल के इस घनत्व गुण के कारण जो हमारी झील और तालाब है वो पैंदे तक नहीं जम पाते हैं सर्दियों में और इस कारण से वहाँ पे पाए जाने वाले जंतु अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं और उनकी मृत्यु होने से उनको बचा लिया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में काम आई ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, जो कि जल के लिए 1 कैलोरी के
1 कैलोरी होती है, जो कि शेष अन्य द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, अर्थात जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इस विशिष्ट ऊष्मा के अधिक होने की वजह से जल के तापमान को आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तथा माध्यम के रूप में अन्य विलायकों की तुलना में जल अधिक स्थिर तापमान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जल एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता तथा यह पारदर्शी होता है। यही कारण है कि इस माध्यम में प्रकाश आसानी से गहराई तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से न केवल जलीय जीव जिनमें कि प्रकाश संवेदी अंग पाए जाते हैं वो इस प्रकाश को अनुभव कर पाते हैं, परंतु प्रकाश लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाले पौधे, जलीय पौधे भी प्रकाश संश्लेषण आसानी से कर पाते हैं। जल की पारदर्शिता है ये जल में विलीन व निलंबित रसायनों व जलीय पौधों के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी, श्यानता। जल तरल होने के कारण श्यानता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है इसमें उत्प्लावनता। उत्प्लावनता की बात करें कि जल उत्प्लावनता प्रदर्शित करता है। उत्प्लावनता का मतलब है किसी भी तैरते हुए पिंड को ऊपर की ओर धकेलने के लिए एक बल लगता है और यह बल किसके बराबर होता है? उस पिंड द्वारा हटाए गए जल के वजन के बराबर होता है और उत्प्लावनता के कारण ही हम हमारे शरीर का जल के अंदर भार कम महसूस करते हैं। इस उत्प्लावनता की वजह से ही जलीय जीव जो कि अत्यंत विशाल शरीर वाले होते हैं वो भी आसानी से जल के अंदर तैर पाते हैं या अपने वजन को संभालने में उनको कोई किसी तरीके की कठिनाई नहीं होती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जलीय व्हेल। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता। जल की तापीय चालकता अत्यंत निम्न होती है और इसी कारण से पानी ताप के प्रभाव से अतिशीघ्र गर्म नहीं हो पाता है। दूसरा हम रासायनिक कारक अगर हम देखें तो दूसरा जो केमिकल फैक्टर्स जो है वो है एयर, हवा। हवा की हम बात करें, हवा क्या है? एक गैसों का मिश्रण है, सामान्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अक्रिय गैसें मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? हवा का निर्माण करती हैं या वायु का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 600 किलोमीटर तक गैसों का आवरण पाया जाता है, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विरल होता जाता है। लगभग हम देखेंगे 20 किलोमीटर ऊंचाई तक 95% गैसें पाई जाती हैं। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो इनका परसेंटेज अनुपात कम होता जाएगा, या यूँ कहें कि हवा ऊंचाई के साथ साथ गैसें क्या होती चली जाती हैं? विरल होती चली जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एयर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और सभी वायवीय श्वसन करने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कुछ जीव लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम चला सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन करते हैं और इन जीवों में श्वसन के द्वारा बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो बड़े जीव होते हैं उनको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें वायवीय श्वसन की आवश्यकता होती है। लगभग सभी वायवीय श्वसन करने वाले जीवों के अंदर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उसमें अनुकूलता पाई जाती है। उनमें अलग अलग प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है, जैसा कि हम देख सकते हैं सरल जंतु अपनी देह सतह के द्वारा विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन उनके कोशिका द्रव में पहुंचती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल यूग्लिना, स्पंज हाइड्रा में देख सकते हैं। इनमें इनकी जो देह सतह है उनके द्वारा, देह सतह के द्वारा विसरण के माध्यम से कोशिका द्रव में इनमें ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अन्य जीवों में विशेष श्वसन व परिसंचरण तंत्र विकसित हुए हैं जो कि वातावरण से ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अनेक प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं, जैसे अंतः व बाह्य गिल, ट्रेकिया, बुक लंग्स जिसे पुस्तक फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े आदि के श्वसनांग के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि जलीय आवास में ऑक्सीजन किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो जलीय आवास के अंदर ऑक्सीजन घुलित अवस्था में प्राप्त होती है और यही कारण है कि जलीय आवास के अंदर ऑक्सीजन एक सीमाकारी कारक का भी कार्य करती है। सामान्यतः जल के प्रति लीटर में 4 से 10 cc ऑक्सीजन घुली हुई रहती है।
इसमें तापमान व लवणता के कारण भी अंतर आ जाता है। कुछ अन्य प्रदूषक जैसे H2S, अमोनिया, नाइट्रेट, लोहा आयन भी इसकी मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जल तंत्र में ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? या तो वातावरण से प्राप्त होती है। वातावरण में जो गैसों का मिश्रण होता है वो जल में घुलित अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा जो जलीय वनस्पतियाँ होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिसके अंदर वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। वो ऑक्सीजन भी जल में हमें घुलित अवस्था में प्राप्त होती है। जलीय जंतु को अधिक प्रभावी ऑक्सीजन बांधने या पकड़ सकने के लिए श्वसन वर्णकों की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें कि जलीय जीव हैं उनके अंदर श्वसन वर्णक अधिक क्षमता के साथ ऑक्सीजन को बांध सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मेंढक। मेंढक के जलीय लार्वा के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लोडिंग क्षमता अधिक होती है, जबकि कायांतरण के पश्चात बनने वाले वयस्क में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक को अधिक बंधन क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पर्याप्त ऑक्सीजन वातावरण में रहता है, या पर्याप्त ऑक्सीजन इसको वातावरण से मिलती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पाई जाती है, परंतु इसकी मात्रा में जरा सी वृद्धि भी हो जाए तो समस्त जैवमंडल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य गैसों से भारी होती है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं जलवाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लंबी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं, और यही कारण है कि CO2 की मात्रा बढ़ने के साथ साथ भूमंडल के तापमान में भी वृद्धि होती है, जिसे हम सामान्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं, या हरित गृह प्रभाव भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जंतु के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक नहीं होती है। प्रत्यक्ष रूप से गैस के रूप में जंतु इसको ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जीवों के लिए जैसे हम जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, तो उसी तरीके से इसमें अत्यंत आवश्यक तत्वों में नाइट्रोजन भी आवश्यक तत्व है। जंतु इसे किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं, और पौधे इन्हें या तो स्वयं स्थिरीकरण द्वारा, फिक्सेशन द्वारा प्राप्त करते हैं, या फिर अजैविक स्रोतों से इसको प्राप्त करते हैं।